मुझे आधी रात के बाद पड़ोसी मुल्क की सरहद पार करना थी। आसमान सुबह से अबरालूद था। पंजाब में इस मौसम में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। दोपहर के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई जो रात 9 बजे तक जारी रही। टेलीविजन की पेशगोई थी कि रात को फिर बारिश होगी। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही खराब मौसम था, मगर मेरे पुरस्कार गाइड के नजदीक सरहद पार करने के लिए यही मौसम मौजूद तरीन था। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं गैर कानूनी तरीके से सरहद क्यों पार कर रहा था। मैं जिंदगी की इस खतरनाक कहानी को इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात खोल कर बता दूं और किसी को छुपाने की कोशिश न करूं। लेकिन एक बात मैं शुरू ही से वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैं अपना नाम हरगिज नहीं बताऊंगा। जासूसी, फरार, जानलेवा मसाइब और सनसनीखेज वाकयात से लबरेज, जुर्रत, बहादुरी और अपने वतन पाकिस्तान के लिए जान तक कुर्बान कर देने के जज्बे की इस सच्ची कहानी को मैंने किस्तवार अपने पसंदीदा मुसन्निफ ए हमीद को सुनाने का फैसला किया था, जो मेरा नाम राज में रख कर बाकी के तमाम वाकयात लफ्ज पलफ्ज आप तक पहुँचाते रहे। मगर मेरे नाम के बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं अपना एक फर्जी नाम रख रहा हूँ और ये नाम है आमिर। कौमी जज्बे से सरशार मेरी सनसनीखेज कहानी का आगाज 1965 की पाक भारत जंग के बाद और सुकूत ढाका से कुछ पहले होता है। इस जंग ने मेरे दिल में एक नया वलवला पैदा कर दिया था। हर वक्त यही धुन सवार रहती कि अपने वतन अजीज के लिए कोई ऐसा काम करूं कि दुश्मन को दोबारा हमारी तरफ मैली निगाह से देखने की हिम्मत न हो। मैंने फौज में कमीशन हासिल करने की कोशिश की, मगर बाज नागुजीर वजूह की बिना पर मैं फौज में कमीशन न ले सका। आगे पढ़ाई जारी रखने को जी नहीं चाहता था। कॉलेजों के गैर यकीनी हालात से दिल उकता गया था। मुझे ज़बानें सीखने का शुरू ही से शौक था। फारसी मैंने अपने एक खास उस्ताद से पढ़ी थी, थोड़ी बहुत अरबी भी उनसे सीख ली थी। अंग्रेजी के अलावा मैंने कदीम हिंदुस्तान की तारीख का भी भरपूर मुताला किया। हिंदी जबान भी अपने एक बिहारी दोस्त से सीख ली। गीता और कदीम वेदों के कुछ अशार के तर्जुमे पढ़ डाले। ये मैं महज अपने शौक की खातिर कर रहा था, मगर आगे चलकर इस इल्म ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया, बल्कि कई मकामात पर मेरी जान भी बचाई। मैंने कॉलेज के जमाने में मुजाहिद फोर्स में शामिल होकर बाकायदा तरबियत हासिल की थी। थोड़ी बहुत कमांडो ट्रेनिंग भी हासिल कर ली थी। दूसरी जंग अजीम में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैरत अंगेज कारनामे पढ़ पढ़कर मेरे दिल में उमंग पैदा हो चुकी थी कि मौका मिले तो मैं अपने वतन के लिए कोई कारनामा सरअंजाम दूं। 1971 की जंग से पहले भारत ने अपने गोरीले मशरकी पाकिस्तान भेजकर वहां के हालात को मखदूश बनाना शुरू कर दिया था। मगरबी पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ भी वो अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा था। दुश्मन के नापाक अजाइम देख देख कर मेरा दिल कुड़ता रहा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगरचे हमारी फौज के जांबाज पूरी तरह चौकस थे और दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर लम्हे तैयार थे, लेकिन मैं भी अपने तौर पर कुछ करना चाहता था। मेरा रुझान फौजी सुराग रसानी की तरफ गया। दूसरी आलमी जंग के मशहूर फौजी जासूसों के कारनामे पढ़ पढ़ कर मैं ताक हो गया था। हर वक्त इसी उधेड़ बुन में रहता कि रजाकार कमांडो की हैसियत से दुश्मन के मोर्चों के अकब में जाकर उसे ज़रबेकारी लगाऊं, मगर ये इतना आसान काम नहीं था। पहली बात तो ये थी कि मुझे एक गैर फौजी होने की हैसियत से मालूम नहीं था कि दुश्मन ने अपनी सरहदों के अकब में किस किस मकाम पर फोर्स जमा कर रखी है। दूसरी मुश्किल भारत की सरहद को पार करने की थी। मेरे वालिद साहब अपनी जवानी के जमाने में पूरे हिंदुस्तान की सयाहत कर चुके थे। उन्होंने पिशावर से लेकर राजकुमारी तक और उड़ीसा कटक से लेकर बंबई तक कई बार सफर किया था। वो मुझे अपने सफर की तमाम दिलचस्प कहानियां सुनाया करते थे और उनके इन सफरनामों से मुझे भारत के बारे में काफी मालूमात हासिल हो गई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद भी मैं 2-4 मरतबा अमृतसर, दिल्ली, बंबई और कलकत्ता की सैर कर चुका था। मेरे वालिद साहब अमृतसर के रहने वाले थे और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके लाहौर आ गए थे। अमृतसर, पठानकोट, चंबा और होशियारपुर के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था। वो मुझे अपने सफर की दिलचस्प कहानियां सुनाते और मैं इन मालूमात को अपने लाशऊर में जमा करता जाता। 1971 के इब्तदाई अय्याम में जब दुश्मन ने मशरकी पाकिस्तान में अपने तखरीबकारों के जरिए इंतशार की मुहिम शुरू की और मगरबी पाकिस्तान की सरहदों पर भी अपनी फौजी ताकत में इजाफा किया, तो मैंने दिल ही दिल में किसी मुहिम पर निकलने के बारे में संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया। मुजाहिद फोर्स में रहने की वजह से मेरी फौजी मालूमात में काफी इजाफा हुआ था और एक कैप्टन साहब से दोस्ती भी हो गई थी। मैंने बातों ही बातों में उनसे कुरेद कुरेद कर ये मालूम किया कि दुश्मन ने पाकिस्तानी सरहद से दूर पठानकोट की छावनी के करीब पहाड़ों में एक ऐसी तोप नस्ब कर रखी है कि जंग की सूरत में उसकी इंतहाई तेज रफ्तार और 5-5 मन बारूद के हामिल गोले लाहौर शहर में आकर फटेंगे जो बेपनाह तबाही फैला सकते हैं। मैं पहले ही कौमी जज्बे से सरशार था। दुश्मन के इन अजाइम की खबर हुई तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि इस तोप को तबाह करके ही दम लूंगा। उस वक्त ये फैसला
फैसला बड़ा बचगाना लगता था। भला एक गैर फौजी जवान दुश्मन की सरहद पार करके दुश्मन की छावनी में पहुंचकर एक ऐसी जदीद तरीन और भारी भरकम तोप को कैसे तबाह कर सकता है, जिसकी हिफाजत के लिए न जाने कैसे कैसे जानलेवा इंतजामात किए गए होंगे। इसके बावजूद मैं फैसला कर चुका था। मेरा ये फैसला मेरी एक तवील और खतरनाक तरीन मुहिम का आगाज था, जिसमें कदम कदम पर मुझे मौत का सामना करना पड़ा। मैं अपने जराए से जिस कदर भी मालूमात हासिल कर सकता था हासिल कर ली। अमृतसर से पठानकोट तक मैं दोबारा सफर कर चुका था। फिर भी मैंने इस सफर की तमाम याददाश्तों को अपने जहन में एक बार फिर ताजा किया। सबसे बड़ा मसला पाक भारत सरहद उबूर करने और माली जरूरियात को पूरा करने का था। मैं इस मसले को हल करने की धुन में लग गया। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात स्मगलरों के एक गिरोह से हो गई। अब तक तो इस गिरोह के आधे आदमी मर चुके हैं और बाकी जेल में सजा भुगत रहे हैं, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर ये लोग मेरी मदद न करते तो मैं अपने अज़ाइम में कभी कामयाब न होता। अगरचे मेरी मदद करने में सरासर उनके मफादात मुलव्विस थे, ताहम मैं उनके ताउन से सरहद पार कर गया और मेरी कुछ माली इमदाद भी हो गई। मैं स्मगलरों के इस गिरोह के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत भी नहीं रही। स्मगलरों का ये खतरनाक गिरोह सरहद पार स्मगलिंग में बेहद सरगर्म था और उनका मशरकी पंजाब के सिखों से बाकायदा राब्ता था। इसी गिरोह का एक खास आदमी जो मुसलमान था, अमृतसर में मुकीम था, जो स्मगलिंग के नापाक कारोबार की सरहद पार निगरानी करता था। उसका नाम आज तक मुझे मालूम नहीं हो सका। उसे गिरोह के लोग करोंडिया के नाम से याद करते थे। करोंडिया पंजाब में एक सांप होता है जो बंजर जमीनों में पाया जाता है और इस कदर जहरीला होता है कि आदमी को डसते ही वो परे हट जाता है ताकि आदमी उसके ऊपर न गिर पड़े। इसकी वजह यह है कि उसके डसते ही आदमी मर जाता है। ग्वाल मंडी के एक बदमाश से मेरी वाकफियत थी। यह आदमी उस गिरोह को जानता था। उसकी वसातत से मेरी स्मगलरों के गिरोह के लीडर से मुलाकात हो गई। मैंने उसे यही बताया कि मेरे अखराजात पूरे नहीं होते और मैं स्मगलिंग के जरिए दौलत कमाना चाहता हूँ। उन लोगों ने खुफिया तौर पर मेरी खूब छान फटक की और आखिर मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लिया, लेकिन साथ ही धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो मुझे दुनिया के आखिरी हिस्से तक ढूंढ कर भी हलाक कर दिया जाएगा। मेरा मकसद तो सिर्फ सरहद पार करना था। स्मगलिंग से मुझे कोई सरोकार नहीं था। फिर भी मुझे अपने मिशन के लिए भारतीय करेंसी की जरूरत थी। लीडर ने पहले फेरे के लिए हेरोइन का एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ लिफाफा मेरी कमर के गिर्द बांध दिया और कहा, ये लिफाफा तुम्हें अमृतसर में करोंडिया को पहुंचाना होगा, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। वापसी पर उसके आदमी तुम्हें पाकिस्तान की सरहद पार करवा देंगे। यहाँ आने के बाद तुम्हें इस फेरे की उजरत 10,000 रुपए अदा कर दी जाएगी। मैंने लीडर से पूछा, क्या मुझे हिंदुस्तान में कुछ रुपए अदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ मैं अपनी पसंद की कुछ चीजें लाना चाहता हूँ। वो बोला, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम हमारा फेरा लगाने जाओगे, मेला देखने नहीं। अमृतसर के बाजारों में घूमने फिरने की भी कोशिश न करना। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल में एक मंसूबा मैंने उसी वक्त तैयार कर लिया था। मुझे आधी रात को एक खास मकाम पर पहुंचने की हिदायत की गई थी। हेरोइन की थैली मेरी कमर से बंधी हुई थी। मैं रक्शे में अपने घर से वाहगा की तरफ रवाना हो गया। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। आसमान सुबह ही से बादलों में घिरा हुआ था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दोपहर की हल्की हल्की बूंदाबांदी रात 12 बजे तक जारी रही। उसकी वजह से सर्दी में खासा इजाफा हो गया था। शालामार टाउन से 2 फरलांग दूर बाएं जानिब मैं रक्शे से उतर गया और अंधेरे खेतों में से गुजरता हुआ एक वीरान से क्वार्टर में आ गया। यहाँ 2 आदमी अंगीठी जलाए आग ताप रहे थे। चारपाई पर लिहाफ पड़ा था। मेरा उन दोनों से तारुफ हो चुका था। उन्होंने केतली से चाय प्याली में डालकर मुझे दी। ये बड़े खुर्रांट किस्म के स्मगलर थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाऊ, ये कोट पतलून तब्दील कर लो। मैं चौंक पड़ा, क्या मतलब है तुम्हारा? एक स्मगलर हंसकर बोला, नए नए भर्ती हुए हो, 2-4 फेरे लगाओगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। पिछली कोठरी में जाओ, वहाँ धोती, खद्दर की कमीज और कंबल रखा हुआ है, वो जाकर पहन लो। मैं चुपके से उठकर पिछली कोठरी में आ गया, जहाँ ताक में एक मोमबत्ती रोशन थी। दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर नस्वारी रंग का एक कंबल, मटियाले रंग के खद्दर का एक कुर्ता और खद्दर की धोती पड़ी हुई थी। मैंने ये देहाती लिबास पहन लिया, बूट उतार कर देहाती वजह की जूती पहनी और कंबल ओढ़कर स्मगलरों के पास वापस आ गया। वो मेरी तरफ देखकर मजाक के अंदाज में हंसने लगे। अब आए हो तुम असली रूप में, बैठो यहाँ। मैं खामोशी से अंगीठी के पास बैठ गया और चाय पीने लगा। एक स्मगलर सिगरेट सुलगा कर बोला, सौदा कहाँ है? मैंने कहा, मेरी कमर के गिर्द लिपटा हुआ है। स्मगलर खामोशी से सिगरेट पी रहा था। क्वार्टर के छोटे कमरे की फजा बड़ी बोझल थी। एक स्मगलर ने दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। वो उठकर कोठरी में चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। मैं काम गया। उसने अंगीठी के पास बैठते हुए रिवॉल्वर मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला, इसे अपने पास छुपा कर रखना, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इसमें 7 गोलियां भरी हुई हैं। मैंने रिवॉल्वर लेकर तहमत की डब में लपेट कर रख लिया। उन्होंने
उन्होंने मुझे सिगरेट पीने को दिया। मैंने सिगरेट अंगीठी में दहकते हुए कोयले से सुलगाया और खामोशी से कश लगाने लगा। दूसरा स्मगलर बोला, अगर तुम्हारी पतलून में नकदी है तो वो यहीं पड़ी रहेगी, वापसी पर तुम इसी जगह कपड़े बदलोगे। करोंडिया को तुम्हारी इतला कर दी गई है, वो गुरुसर सतलानी के गांव के बाहर तुम्हें मिल जाएगा। वो तुमसे पूछेगा, लाला जी नंदीपुर को यही रास्ता जाता है? तुम जवाब में कहोगे, राज करेगा खालसा। ये तुम्हारी पहचान होगी, इसे अच्छी तरह से याद कर लो। तुमने गड़बड़ कर दी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। करोंडिया पहले ही 4 खून कर चुका है। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। अजीब जराइम पेशा लोगों से वास्ता पड़ गया था, मगर मेरा मकसद अजीम और कौमी नौयत का था और मैं इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने का अज़्म लेकर घर से निकला था। फिर भी मैं ना तजुर्बाकार था। तकाज़ाए बशरियत के तहत कुछ कुछ दिल में खौफजदा भी था। मैंने कोड वर्ड्स को अच्छी तरह से जहन में याद कर लिया। एक स्मगलर ने पूछा, भूख तो नहीं लगी? मैंने कहा, जी नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। उसने हंसते हुए कहा, ओए ये जी नहीं क्या होता है? आइंदा हमेशा मेरे साथ तू तड़ाक से बात करना। दूसरा स्मगलर सिगरेट को अपनी जूती के नीचे दबाते हुए बोला, बाऊ है, अभी नया है, सब कुछ सीख जाएगा। बंद कमरे में धीमा सा बल्ब रोशन था जिसमें स्मगलरों की आंखें चमक रही थी। एक स्मगलर ने अपनी गर्म कमीज का कफ पीछे हटाकर वक्त देखा, फिर आंखों ही आंखों में अपने साथी को इशारा किया जिसने मुझे कोहनी से टहूका मारा और कहा, खड़े हो जाओ। मैं उठ खड़ा हुआ। उसने मेरा कंबल और कमीज ऊपर उठाकर मेरी कमर के गिर्द बंधी हुई हिरवन का लिफाफा चेक किया। माल मौजूद है उस्ताद, वो बोला। तो फिर स्टार्ट करो गाड़ी। बाहर बर्फीली रात खामोश थी। दूर सड़क पर खंभों के बल्ब सर्द कोहर में धुंधले से नजर आ रहे थे। मेरा साथी मुझे लेकर खेतों में से गुजरता हुआ एक कच्चे कोठे के बाहर जाकर खड़ा हुआ और आहिस्ता से सीटी बजाई। अंदर से कंबल में मुंह सर लपेटे एक आदमी निकला। मेरा साथी आहिस्ता से बोला, ताजा अखबार आ गया है आज का। वो आदमी बोला, हमारी खबर छपी है उस्ताद। मेरा साथी बोला, खबर साथ लाया हूँ। और फिर जिधर से आया था खामोशी से उसी तरफ वापस चल दिया। नए स्मगलर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ खामोशी से। वो रात के अंधेरे में मुझे कोठे के पीछे ले गया जहाँ दरख्तों के नीचे एक बंद जीप खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मैं उसके साथ बैठ गया। जीप स्टार्ट हुई और अंधेरे में हेड लैंप्स रोशन किए बगैर कच्चे रास्ते पर एक तरफ दौड़ने लगी। मेरा साथी खामोश था। एक जगह से मोड़ काट कर जीप तंग रास्ते पर मुड़ गई जिसकी दोनों जानिब कद्दे आदम झाड़ियां अंधेरे में खामोश खड़ी थी। कई चक्कर काटती हुई जीप उस तंग रास्ते पर देर तक चलती रही, फिर एक जगह टीले की ओट में रुक गई। मेरे साथी ने कहा, मेरे साथ आओ, और मुझसे 2 कदम आगे आगे चलने लगा। यहाँ खेत खत्म हो गए थे, वीरान और बंजर जमीन थी, जगह जगह खाइयां और घाटियां थी। आसमान पर बादल झुका हुआ था। बारिश की वजह से जमीन गीली थी। तहमद में मेरी टांगें ठिठुर रही थी। एक जगह एक नाला आ गया जिसके किनारों पर नरसल लहरा रहे थे। नाले में उतरने के बाद मेरे साथी ने कहा, खांसी छींक बंद, बीड़ी सिगरेट बंद, बोलचाल बंद, आगे इंडिया का बॉर्डर है। हम नाले से गुजर गए। आगे ढलान थी। एक गहरा मौत जैसा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। अचानक एक तरफ रोशनी हुई। मेरे साथी ने मुझे पीछे नाले की तरफ खींच लिया। हम झाड़ियों के पीछे बैठ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोशनी बाएं जानिब से आ रही थी। करीब आई तो मालूम हुआ कि वो एक जीप है। जीप तेजी से गुजर गई। मेरा साथी बड़बड़ाया, हमारी बॉर्डर पुलिस। खामोश, बोलना नहीं, चलो। जीप की अकबी सुर्ख बत्ती अब अंधेरे में बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो झुक गया, मैं भी झुक गया। वो बोला, भागो। हम दोनों जितनी तेजी से दौड़ सकते थे झुके झुके दौड़ते गए। दूर से राइफल का फायर सुनाई दिया। हमने एक खाली मैदान उबूर किया तो मेरा साथी मुझे खींचता हुआ एक दरख्त के नीचे ले गया और हम वहां जमीन पर बैठ गए। उसने सरगोशी में कहा, हम इस वक्त इंडिया की जमीन पर हैं। वो अंधेरे में चारों तरफ देखता रहा, फिर मेरी कलाई पकड़कर उठा और तेज तेज कदमों से एक तरफ चलने लगा। हम एक नहर के किनारे पहुंच गए। नहर पार करके मुझे पहली बार दूर अंधेरे में 2-4 बत्तियां झिलमिलाती नजर आईं। मेरा साथी रुक गया। बोला, वो सामने गुरुसर सतलानी गांव की रोशनियां हैं। उस गांव के बाहर तुम्हें तुम्हारा साथी मिलेगा। अब मेरी ड्यूटी खत्म, आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। ये कहकर वो इतनी तेजी से अंधेरे में गायब हो गया कि मैं देखता ही रह गया। मुझे पहली बार खतरनाक तन्हाई और शदीद सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल को अपने जिस्म और मुंह सर के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और खुदा का नाम लेकर गांव की तरफ चलने लगा। भरा हुआ रिवॉल्वर मेरी डब में था। हेरोइन की थैली मेरी कमर के गिर्द बंधी हुई थी। यकयक मुझे बातों की आवाज सुनाई दी। 2 आदमी पंजाबी में बात कर रहे थे। मैं खेत की दूसरी तरफ होकर आगे बढ़ा तो बाएं जानिब 2 साए नजर आए। वो आपस में खेतों में पानी लगाने के बारे में बातें कर रहे थे। जबान से अंदाजा हो रहा था कि वो सिख हैं। मैं दरख्तों के पीछे से होकर रात के अंधेरे में आगे निकल गया। अगर आप लाहौर से बजरिया ट्रेन इंडिया गए हो तो आपको याद होगा कि वाहगा से आगे भारत का इलाका शुरू हो जाता है। फिर अट्टारी का रेलवे स्टेशन आता है जो किसी जमाने में बड़े बड़े सिख जागीरदारों का गढ़ था और उसी बस्ती को महाराजा रंजीत सिंह के एक सिख जर्नैल श्याम सिंह अट्टारी ने आबाद किया था। क़याम पाकिस्तान के बाद बॉर्डर पर वाक़ होने की वजह से अट्टारी की हवेलियां वीरान हो गईं। सिख अपनी जमीनें फरोख्त करके बड़े बड़े शहरों की तरफ चले गए। अट्टारी से आगे गुरुसर सतलानी का छोटा सा गांव आता है। क़याम पाकिस्तान से पहले भी यहाँ रेल बहुत कम ठहरा करती थी। इस गांव के आगे रेलवे स्टेशन आता है। फिर 6 हरटा और उसके बाद
बाद अमृतसर का शहर आ जाता है। गुरुसर सतलानी एक छोटा सा सिखों का गांव है जहां काश्तकार ही रहते हैं। गांव के बाहर बिजली के खंबे पर एक बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी सर्द रात के कोहर में कपकपाती महसूस हो रही थी। मैं तरकारियों के खेत में से गुजर रहा था। अब मैं यूं जाहिर कर रहा था जैसे मैं भी किसान हूं और रात को अपने खेतों में पानी लगाने आया हूं। गांव के कच्चे मकान अंधेरे और सर्दी में डूबे हुए थे। गांव के कोने के करीब ईंटों का एक वीरान भट्टा था। मैं वहां पहुंचा तो अचानक एक कंबल पोश साया निकलकर मेरे सामने आ गया। लाला जी, नंदीपुर को यही रास्ता जाता है। मैं समझ गया कि यही करोंडिया नाम का स्मगलर है जो मेरी पेशवाई के लिए आया है। मैंने जवाब में कहा, राज करेगा खालसा। वो आहिस्ता से मेरे करीब आ गया। चेहरा करवाओ। मैंने कंबल मुंह से खिसका दिया। उसने कहा, मेरे साथ आ जाओ। गांव के मकान नींद में डूबे हुए लगते थे। कच्चे रास्ते में बारिश की वजह से कीचड़ हो गई थी। हम गांव से निकलकर एक सड़क पर दरख्त के नीचे खड़े हो गए। मेरे नए स्मगलर साथी करोंडिया ने कहा, यहाँ मेरा नाम परशुत्तम दास है, मुझे सब परशुत्तू कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, आमिर। रात के 2:45 बज रहे हैं। अट्टारी से एक बस 6 हर्टा के कारखानों के लिए मजदूरों को लेकर आने वाली है। हम उसमें बैठकर 6 हर्टा जाएंगे। तुम कोई बात न करना। इनकी पंजाबी लाहौर वाली पंजाबी से बहुत मुख्तलिफ है। थोड़ी देर में एक बस की रोशनियां सड़क पर झलकने लगी। करोंडिया सड़क के बीच में खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। बस हमारे करीब आकर रुक गई। सिख ड्राइवर ने बुलंद आवाज में कहा, ओए कित्थों आ गए? हम जल्दी से बस में सवार हो गए। अंदर नीम खाबीदा सिख और हिंदू मजदूर बैठे ऊँग रहे थे। करोंडिया ने हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर ड्राइवर से कहा, महाराज पठानकोट कचहरी में पेशी है। अम्बरसर से 4 बजे वाली बस पकड़नी है महाराज। ड्राइवर बोला, बैठ जाओ तोता रामा। अच्छा महाराज। करोंडिया ने मेरा बाजू खींच लिया और हम दोनों बस के फर्श पर ही एक तरफ होकर बैठ गए। बस अमृतसर की तरफ चल पड़ी। कस्बा खासा गुजर गया तो बाएं जानिब कारखानों का सिलसिला शुरू हो गया। उनमें रोशनियां हो रही थीं। फिर 6 हर्टा पहुंचकर बस कपड़े के एक बहुत बड़े कारखाने के गेट पर रुक गई। मजदूर नींद भरी आंखें खोलने की कोशिश करते बस से उतरने लगे। हम भी बस से उतर आए। सामने एक सिख साइकिल रिक्शा के पास जमीन पर कागजों की आग जलाए कंबल ओढ़े बैठा आग ताप रहा था। करोंडिया ने उसके पास जाकर कहा, सरदार जी शहर चलोगे? वो बोला, 2 रुपए होंगे महाराज। हम साइकिल रिक्शा में कंबल लपेट कर बैठ गए। 6 हर्टा से अमृतसर जाने वाली सड़क खासी चौड़ी थी और दोनों जानिब शीशम के गुंजान दरख्त खड़े थे। सड़क सुनसान थी। सख्त सर्दी में दरख्तों के नीचे धुंध जमा हो रही थी। कारखानों के ठिठरे हुए मजदूर साइकिलों पर सवार करीब से गुजरते जाते थे। अमृतसर का रेलवे स्टेशन आ गया। इंजन के शंट करने की आवाजें आ रही थी। स्टेशन पर बत्तियां जगमगा रही थी। सर्दी की वजह से स्टेशन के सामने वाला अहाता वीरान था। दूसरी जानिब प्रिंस और अशोक होटल के बाहर अलाव रोशन थे और रेलवे के कुली आग ताप रहे थे। सिख साइकिल रिक्शे वाले ने फूली हुई सांस में पूछा, शरीफपुरे जाओगे कि हॉल बाजार? सामने 2 पुल आ गए थे। बाएं जानिब सीढ़ियों वाला पुल था जो हाल बाजार के गेट की तरफ जाता था और दूसरा कंपनी बाग के पहलू से होकर क़याम पाकिस्तान के जमाने में मुसलमानों के मशहूर गढ़ शरीफपुरे की तरफ जाता था। करोंडिया बोला, यहीं रोक दो महाराज, हॉल गेट जाएंगे। हम सीढ़ियों वाला पुल उबूर करके रेलवे लाइन की दूसरी जानिब हॉल गेट के पास पहुंच गए। शहर की सड़कें सुनसान पड़ी थी। करोंडिया ने कहा, अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो गूंगे बन जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। माल कमर के साथ है ना? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ। वो बोला, चलते रहो, वैसे यहाँ के पुलिस वाले भी मेरे वाकिफ हैं। अपने लालच के लिए उन्हें खिलाता पिलाता रहता हूँ। मेरा यहाँ एक छोटा सा होटल है। हम हॉल दरवाजे में से गुजरे। दोनों तरफ की दुकानें बंद थी। कुछ सिख हाथों में टोकरियां लिए जाते दिखाई दिए तो करोंडिया ने कहा, ये लोग मेवा मंडी जा रहे हैं। चौक बिजली घर आ गया। मैं यहाँ पहले भी आ चुका था। मैंने करोंडिया के परशुत्तम होटल को भी देखा, मगर मुझे कभी ख्याल न आया था कि ये किसी मुसलमान स्मगलर का होटल है जो परशुत्तम दास के नाम से यहाँ आबाद है और एक रोज मैं भी स्मगलर बनकर यहाँ आ जाऊंगा। चौक में एक सिख सिपाही हाथ में लाठी थामे खड़ा था। उसने करोंडिया को कहा, परशुत्तू इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? करोंडिया ने झट जवाब दिया, महाराज इस गूंगे भांजे तोता राम को गाँव से लाने गया था। सवेरे कचहरी में इसकी पेशी है। अच्छा जी, राम राम। सिख सिपाही बोला, चाय बनाओगे तो एक प्याली मेरे लिए भी बनाना, गेट तक गश्त लगा कर आ रहा हूँ। करोंडिया ने कहा, सत बच्चन महाराज, जरूर जी। साथ ही उसने मेरी गर्दन पर हाथ मारा और कहा, चल ओए तोता राम, न जाने तेरे लिए अभी कितने कष्ट भोगने हैं। हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ गया था। मेरी गर्दन दुखने लगी मगर मैं चुप ही रहा। सामने ही परशुत्तम होटल था जो पहले 3 मंजिला मकान था जिसे बाद में होटल बना दिया गया। 2 नौकर अंगीठियों में आग जला रहे थे। करोंडिया को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर राम राम कहा और फिर अपने काम में लग गए। करोंडिया ने उन्हें चाय बनाने के लिए कह दिया। बोला, निहाला सिपाही भी आ रहा है, उसे चाय दे देना और हाँ, रात की कचौरियां भी गर्म करके दे देना उस यमराज को। एक हिंदू नौकर ने कहा, लाला जी हरदयाला रतन जौ का दूना दे गया है। करोंडिया बोला, कृष्ण महाराज की मूर्ति पर लटका दो, स्नान करके लटकाना। होटल के पहलू से एक तंग जीना ऊपर वाली मंजिल पर जाता था। यहाँ 2 कमरे थे, एक बाजार की तरफ और दूसरा उसके पीछे था। ये दूसरा कमरा छोटा था और उसमें आधे फर्श को एक पलंग ने ढांप रखा था। यहाँ दाखिल होते ही करोंडिया ने दरवाजा बंद कर दिया और बत्ती जलाकर बोला, माल निकालो। मैंने कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोल दिया और प्लास्टिक
की थैली उसे दे दी। वो थैली खोलने लगा तो मैं पलंग पर गिर गया। नींद और थकान से बुरा हाल था। करोंडिया ने छोटी उंगली के साथ थोड़ी सी हिरोइन लगाकर चखी और थूक कर बोला, माल खरा है, अब तुम सो जाओ, परसों रात तुम्हारी वापसी होगी। मैंने अपना रिवॉल्वर भी करोंडिया के हवाले कर दिया और लिहाफ में घुसकर सो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।